नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने अपनी बैठक में 46 एजेंडों पर मुहर लगा दी है और इसमें सबसे अहम रहा है जून से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 1100 रुपए करना। पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है और इसी के साथ ही ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी गई है। ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत अब 10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जीविका दीदियों को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। जीविका दीदी को बैंक से और अधिक ऋण देने को मंजूरी दे गई है और जीविका दीदी को अब 3 लाख की जगह पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा, जिस पर उन्हें 7% का ब्याज भी देना होगा। बिहार की बेटियों के लिए नीतीश कुमार का बड़ा फैसला रहा। 50 लाख की लागत से हर पंचायत में विवाह मंडप बनाने का फैसला। जीविका दीदी ही विवाह भवन का संचालन भी करेंगी और जीविका से जुड़े 1,40,000 कर्मियों का मानदेय 2 गुना किया गया है। इसके लिए कैबिनेट से 700 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिली है। राज्य के विभिन्न प्रखंड में दीदी के रसोई भी चलाए जाएंगे और साथ ही 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जल्द देने की बात कही गई है और ये तमाम बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए। और 10 जुलाई से आपको बता दें कि 1100 रुपए पेंशन राशि आपको मिल सकेगी। ये तमाम बड़े फैसले कैबिनेट की मीटिंग में हुए और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, राज्य के विभिन्न प्रखंड में दीदियों की जीविका दीदियों की रसोई चलेगी, जिसका संचालन वो खुद करेंगी। 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए जल्द सरकार की तरफ से दी जाएगी। मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपए के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था। ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 8,053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आपको इस ब्रीफिंग के पूर्व विस्तृत ब्रीफिंग मुझसे मुख्य सचिव महोदय ने कर दी है और इसमें कुल जो खर्च होगा 40,26,50,00,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। और चलिए अब बिहार की सियासत की बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप की बात होगी। बिहार में अब सियासी आरोप प्रत्यारोप निजी हमलों तक पहुंच चुका है। पहले तेजस्वी यादव दामाद आयोग के बहाने एनडीए नेताओं पर निजी हमले करते हुए देखे गए, तो अब हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए उनके पूरे परिवार का हिसाब लगा दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स परिवार में उलझी हुई है। लालू का परिवार, मांझी का परिवार, चौधरी का परिवार, तेजस्वी यादव दामाद आयोग का नाम लेकर एनडीए पर हमलावर हैं। तेजस्वी के निशाने पर एनडीए के कई नेता थे। इनमें से एक हम के संरक्षक जीतन राम मांझी भी हैं। तेजस्वी के हमले का पलटवार मांझी ने तंज के जरिए दिया। मांझी ने एक पोस्ट में लिखा, भाई को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहें तो यह कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसलिए बेटी दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वह किसी का नहीं। लालू परिवार, खासकर तेजस्वी यादव पर मांझी के इस व्यक्तिगत हमले से बिहार की सियासत गर्मा गई है। को एनडीए के प्रति लॉयल्टी साबित करना है, इसलिए तेजस्वी यादव जी पर और लालू प्रसाद यादव जी पर निजी हमला करते हैं। चूंकि जीतन राम मांझी जी को बार्गेनिंग में सीट कुछ अधिक लेनी है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी श्री तेजस्वी यादव जी पर सोच रहे हैं जितना बोलेंगे तो कुछ विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू सीटों की संख्या बढ़ा देगी, वो भी होने वाली नहीं है।
पहले अपने बीजेपी जेडीयू से लड़ें। तेजस्वी यादव आप किसी के ऊपर निजी हमला करेंगे तो यह राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से परिवारवाद की राजनीति की पराकाष्ठा राष्ट्रीय जनता दल और राजद परिवार कर रहा है, वह राजनीति में अद्वितीय है। तो मांझी जी ने जो आरोप लगाए हैं निश्चित रूप से सही है, और राजद पूरी तरह से खानदानी पार्टी बनकर रह गई, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उसमें जगह नहीं है। जिस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लालू परिवार बदनाम है, अब उसी पर एक दूसरे के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव से पहले व्यक्तिगत हमलों और बयानों के शोर के बीच बिहार की सियासत परिवार की सीमा में सिमटती जा रही है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। इशारों में उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को गब्बर सिंह बता दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके दामाद देवेंद्र मांझी अगर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने तो वो अपनी काबिलियत के बदौलत बने हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। मांझी ने दावा किया कि तेजस्वी और लालू प्रसाद मिसा भारती और बहनोई को साइड करने में लगे हुए हैं। एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो हमको कर रहे हैं दामाद के नाम पर, लेकिन उनके मीसा का जो हस्बैंड है शैलेश जी, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उसको भी भगाने के हटाने का एक रास्ता चुने हैं कि मांझी जी के दामाद का विरोध किया, इसलिए हम लालू जी के दामाद का विरोध किया। और इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। 25 जून को इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह के मौके पर सियासत फिर से गर्मा गई है। एनडीए इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस और महागठबंधन को घेरने की बड़ी तैयारी कर रहा है। कैसे चुनावी साल में सरकार इमरजेंसी के मुद्दे को भुनाने वाली है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। 25 जून 1975 ये तारीख भारत के इतिहास में काला अध्याय है। 25 जून की ही तारीख थी जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के लगभग 50 साल के बाद भी ये मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी इमरजेंसी के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी में है। उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं कि पत्रकारों के आजादी को हनन हुआ था, नेताओं को जेल में डाला गया था, मूलभूत सुविधाओं को वंचित किया गया था जनता को, और कानून जो है अपने क्रूर चेहरा जो है कांग्रेस का दिखाया था। बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी इमरजेंसी को लेकर विरोधियों पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। एक पार्टी वह है जिसने बिहार को अपहरण, हत्या और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, और दूसरी ओर वह कांग्रेस पार्टी है जिसने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। दोनों का गठबंधन फिर से बिहार को उसी अंधेरे में ले जाना चाहता है। तो महागठबंधन का आरोप है कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़कर बेमतलब की सियासत कर रही है। बीजेपी के पास कुछ पॉजिटिव अपना तो है नहीं, उपलब्धि कुछ है नहीं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ कर बात करती है। आपने तो एक अघोषित आपातकाल लगा कर रखा है। सरकार के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी, उनका नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये तो इमरजेंसी से ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। इमरजेंसी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही है। इस बार तो बिहार में चुनाव भी है, तो इमरजेंसी के साथ जंगल राज की याद को हथियार बनाकर एनडीए चुनावी रण जीतने की तैयारी में है। जनता पर इन मुद्दों का कितना असर होता है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इसी मामले पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, आपातकाल के 50 साल पर कार्यक्रम में अमित शाह का बड़ा बयान आया सामने। आपातकाल की याद धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपातकाल से लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं करती। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की उन्होंने अपील की है। अमित शाह का ये बयान आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं करती। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील जनता से उन्होंने की। आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती।
मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। एक सुबह जो भारत की आत्मा को जगा गई, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी को हम तर्कों, तथ्यों और घटनाओं की श्रृंखला से हम जरूर समझ सकते हैं। और अब बात निर्वाचन आयोग के फैसले की होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के एक फैसले ने बिहार में सियासी तकरार बढ़ा दी है। दरअसल निर्वाचन आयोग को इस बात की आशंका है कि बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा वैसे बाहरी लोग भी शामिल हैं जो फिलहाल राज्य में नहीं रहते, और इसीलिए वोटर लिस्ट को घर घर जाकर निर्वाचन आयोग सत्यापित करेगा। अब इस फैसले पर महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आता जा रहा है और तकरार बढ़ती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। इस बीच निर्वाचन आयोग के एक फैसले ने इस तकरार को और तेज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट को सत्यापित किया जाएगा, क्योंकि आयोग को शक है कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा वैसे बिहारी लोगों के नाम शामिल हैं जो बिहार में रहते ही नहीं। महागठबंधन के नेता निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर हमलावर हैं। कांग्रेस ये जानना चाहती है, जब 1-2 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, अब मतदाता सूची की जांच करने के क्या औचित्य आ गया भाई? आखिर आवश्यकता ये कहाँ से आ गई? और बांग्लादेश से घुसपैठी अगर हैं यहाँ जिसके अब जांच करेंगे, इतना दिन से सरकार चुप क्यों थी? वैसे मामले, वैसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं एजेंडे की राजनीति में आते हैं, उसको ये लोग चुनाव में आगे लाने का काम करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष का यह दावा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। पास्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि जब यहाँ पे कांग्रेस और राजद का शासनकाल था तो उन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से भी कॉम्प्रोमाइज किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार का वोटर कार्ड इशू करवा दिया। ऐसी स्थिति में ये फैसला अति महत्वपूर्ण है। आरजेडी और कांग्रेस का विरोध यह साबित करता है कि उनकी राजनीति घुसपैठियों पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव क्या यह बताएंगे कि उन्हें देश की चिंता है या वोट की चिंता है? अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से भारत का नागरिक है तो उसे सत्यापन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल चुनाव आयोग का ये फैसला विधानसभा चुनाव के मकसद से किस हद तक कारगर साबित होता है, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले ने बिहार की राजनीतिक फिजा गरमा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, लालू प्रसाद के 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी में राजतंत्र का आरोप लगाया तो पलटवार करते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भाषा की मर्यादा ही भूल बैठे। आरजेडी का कल्चर बिहार को बर्बाद कर देगा, ये आरोप लगाया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ना सुधरा है और ना ही सुधरेगा। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 13वीं बार लगातार लालू प्रसाद को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, जिस पर विजय सिन्हा ने राजतंत्र का आरोप लगाया। ये लोकतंत्र का उनका पार्टी नहीं, राजतंत्र परिवार तंत्र है। जिम्मेदारी की भाव से वो राजनीति करते हैं। डिप्टी सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव कुछ ऐसा बोल बैठे जिसने भाषा की गरिमा तार-तार कर दी। और बात आदरणीय लालू प्रसाद जी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाया,
नड्डा से भारतीय जनता पार्टी का गड्ढा खोदवा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, व्यक्ति सिर्फ नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। इसी कॉलेज से पढ़ करके आपको पछवाड़ा भेज रहा है, पीछे ढकेल दे रहा है। आप ही का दलवा में हमारा ही सर गया है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोड़ हैं। शक्ति यादव की पार्टी से निकले एक और नेता श्याम रजक, जो अब जेडीयू में हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा, ये सुनिए। फर्जी मतदाता उनका मेंबरशिप में फर्जी है। हम जानते हैं, हम तो उनके साथ रहे, काम किए, हम जानते हैं। जो उन्होंने इतने बड़े संख्या बता रहे हैं, जरा उनका हिसाब लेकर के लिखे। चुनाव से पहले बवाली बयानों का सिलसिला तेज हो गया है और इस रेस में भाषा की मर्यादा लगातार पीछे छूटती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने लालू प्रसाद पर तंज कसा और कहा कि आरजेडी में सब फिक्स होता है। मंत्री राजू सिंह ने आरजेडी पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति का भी आरोप लगाया है और इसी के साथ उन्होंने आपातकाल की स्थिति को याद करते हुए आरजेडी को घेरा है। ये तो वहाँ फिक्स होता है, उस पार्टी में जो परिवारवाद की पार्टी है वहाँ तो फिक्स है, उसके बारे में क्या बताना है, सब जानते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था देश के लिए, आपातकाल की परिस्थिति देश के लोगों को झेलना पड़ा था और दुर्भाग्य से उस समय मैं भी होश संभाल चुका था। मैंने भी उस आपातकाल को देखा है कि किस तरह की परिस्थितियाँ थी। आज इसको शोक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं आपात। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। महागठबंधन में 60 सीट पर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम पद की मांग से पीछे हटे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। उन्होंने अपने पहले वाले बयान से यू टर्न ले लिया है और कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला महागठबंधन की बैठक के अंदर होने पर मीडिया को बता देंगे। वहां डिप्टी सीएम के पद पर जब उनसे सवाल किया गया कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर अब वो क्या कहेंगे, तो इस सवाल पर भी उन्होंने यही जवाब दिया है कि जब महागठबंधन में ये सब कुछ तय हो जाएगा तो वो मीडिया के सामने रख देंगे। लेकिन फिर अब सवाल ये है कि फिर पहले उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया। 60 सीटों की डिमांड मुकेश सहनी ने पहले क्यों की और क्यों अब वो अपने बयान से यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। और डिप्टी सीएम पद और 60 सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यू टर्न ले लिया है। मुकेश सहनी के नए रुख से सियासत गर्माती हुई दिख रही है। एनडीए में शामिल दलों ने यू टर्न पर चुटकी ली है तो महागठबंधन में शामिल दलों ने ऑल इज वेल का दावा किया है और एनडीए पर पलटवार किया है। अब पलट गए, कहते हैं समय आने के बाद देखा जाएगा। मुकेश जी, कोई समय नहीं आने वाला, न तो आपकी पार्टी चुनाव जीतने वाली है, न महागठबंधन को बहुमत मिलने वाला है। बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार ही बनेगी। कोई सिर फुटबॉल नहीं होगा। एनडीए में जिस तरह सिर फुटबॉल मचा हुआ है, यहाँ इंडिया गठबंधन महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार। नीतीश जी कुछ कहते हैं, चिराग जी कुछ कहते हैं, जीतन राम मांझी जी कुछ कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ कहते हैं और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले मोदी जी और अमित शाह जी कुछ और ही कहते हैं। तो उहापो वहां है, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी अपने को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कभी 60 सीटों का डिमांड करते हैं।
तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भावना के अनुरूप और अपने को तवज्जो न मिल पाता देख इस प्रकार की राजनीति करने पर वो आमादा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं चुनावी खर्चे पर हो रही सियासी चर्चे की। बिहार के क्षेत्रीय दलों की ओर से लोकसभा चुनाव में खर्च की गई राशि की रिपोर्ट एडीआर ने जारी कर दी है। सबसे ज्यादा पैसे जेडीयू ने खर्च किए, जबकि आरजेडी ने सिर्फ 90% पैसे चुनावी यात्रा पर खर्च किए। एडीआर की रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिस पर सियासत छिड़ चुकी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार इलेक्शन में महज कुछ ही महीने का वक्त बाकी है, लिहाजा चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इसी बीच एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों की ओर से चुनाव प्रचार में खर्च किए गए पैसों का ब्यौरा जारी कर दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कुल 31 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें प्रचार में 10 करोड़ 30 लाख और यात्रा पर 11 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए। जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशियों के लिए 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह आरजेडी ने कुल 8 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। प्रचार में 84 लाख और 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रत्याशियों पर आरजेडी ने 30 लाख रुपए खर्च किए। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से खुद ही दौरा कर रहे थे। ऐसे में आरजेडी के लगभग 90% पैसे यात्रा पर खर्च हुए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव प्रचार के लिए 200 से अधिक सभाएं किए, उसी में खर्च हमारे पार्टी के द्वारा किए गए। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए। प्रचार में पार्टी ने 2,34,000 और प्रत्याशियों पर खर्च 1 करोड़ 8 लाख रुपए किए। इसी तरह सीपीआई-एमएल ने कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए। प्रचार में 62.5 लाख रुपए, यात्रा पर 4,84,000 रुपए और प्रत्याशियों पर खर्च करीब 10 लाख किए गए। इस लिहाज से बिहार में अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सबसे ज्यादा पैसे चुनाव में खर्च किए। राजद की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। 90% खर्चा सिर्फ यात्राओं पर और अपने प्रत्याशियों को कुछ भी नहीं दिया। आरजेडी जैसे दलों में 1 नंबर पैसे का ट्रांजैक्शन की संभावना आप रख ही नहीं सकते। उन्होंने जो हलफनामा दिया है निश्चित रूप से उसमें काले धन का कारोबारी ज्यादा किए होंगे, इसलिए हलफनामा में कम दिखाया है। एडीआर ने 5 राष्ट्रीय दल और 27 क्षेत्रीय दलों का आंकड़ा जारी किया है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी का पूरा खर्च राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया है। चुनावी खर्च हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव में कौन सा गठबंधन और कौन सी पार्टी कितना खर्च करती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पटना से दे विधायक खरीद फरोख्त का ये मामला है। 3 घंटे इंजीनियर सुनील से ईओयू की टीम ने पूछताछ की है। सुनील ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनील ने मानी कि माफिया से उनका संपर्क है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। ईओयू को जांच में पहले ही मिले थे सबूत। ईओयू को जांच में सहयोग कर रहे हैं सुनील। इंजीनियर सुनील है नामजद अभियुक्त। दरअसल इन पर आरोप लगा जेडीयू की तरफ से कि इन्होंने विधायक को खरीदने की कोशिश की थी। और अगली खबर भी पटना से है, जहां एक और भ्रष्ट अधिकारी और नकेल की तैयारी उन पर हो रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सुबोध कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि सुबोध गुप्ता पथ प्रमंडल में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर तैनात हैं। फिलहाल उनको निलंबित किया जा चुका है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। देखिए, आय से 46 लाख अधिक संपत्ति का आरोप उन पर लगा है। और ऐसे में टीम ने बोरिंग कैनल रोड स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी हुई है। तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे सुबोध।
सुबोध गुप्ता पर ये आरोप लगे गए आय से अधिक संपत्ति के, और इसके बाद देखिए निलंबित भी किए जा चुके हैं। एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश गवर्नमेंट की यूएसपी रही है और यही कारण है कि बिहार में एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट, ठीक स्पेशल विजिलेंस यूनिट हमारे पीछे ये कार्यालय है और कल नालंदा में डीपीओ को अरेस्ट किया गया था 20,000 रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए, और आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने की है। पार्क डिवीजन के अधिकारी थे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुबोध कुमार गुप्ता, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में। और इसी थाने में जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट का हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, इसी यहीं पर जो थाना है उसमें सुबोध कुमार गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक तकरीबन 46 लाख रुपए का केस दर्ज किया गया है और उसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई है उनके विभिन्न ठिकानों पर। पटना में बोरिंग कैनाल रोड में अंबा अपार्टमेंट है, उसके फ्लैट नंबर 403 में भी ये छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मिलने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ये कार्रवाई शुरू की है। अभी से कार्रवाई थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे में ये जानकारी मिल पाएगी कि जो सुबोध कुमार गुप्ता फिलहाल इन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया है, उनके यहाँ आय से अधिक कितनी संपत्ति मिली। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से चिराग पासवान की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की तारीफ की। दरअसल भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव को लेकर चिराग पासवान ने एक लेख लिखा था। उन्होंने अपने विभाग में हुए बदलावों का जिक्र उस लेख में किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनके लेख की सराहना की है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले कुछ सालों में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आए अहम बदलावों पर प्रकाश डाला है, जिसमें ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए गतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। बता दें कि चिराग पासवान ने अपने लेख को सोशल मीडिया पर भी साझा किया था और इसी का जवाब देते हुए पीएम ने उनकी तारीफ की है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, घर घर पहुंचेंगे अधिकारी, फर्जी वोटर होंगे बेनकाब। क्या फर्जी वोटरों का खेल बदल देगा चुनावी समीकरण? विपक्ष की बौखलाहट, डर या रणनीति? असली वोटर की पहचान से विपक्ष क्यों परेशान? देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार की। और चलिए अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया।